नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है बच्चे मुझे भूल चुके थे। 92 साल की उम्र में मैंने ऐसा फैसला लिया कि पूरे परिवार में भूचाल आ गया। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई उसकी उम्र से नहीं होती, बल्कि उस अकेलेपन से होती है जो अपने ही घर के अंदर उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है। 92 साल का एक बूढ़ा इंसान, देवराज सिंह, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए जी, उनके सपने पूरे किए, उनके लिए खुद को हर दर्द से ऊपर रखा। आज वही इंसान अपने ही घर में एक कोने में सिमट कर रह गया था। सुबह होती थी, वो धीरे धीरे उठता, दरवाजे तक जाता, हर आवाज़ पर उसका दिल धड़कता। शायद आज कोई आएगा, शायद आज कोई पापा कहकर पुकारेगा, क्योंकि हर दिन खाली हाथ लौटता और हर रात उम्मीद थोड़ी और टूट जाती। जिस आंगन में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहाँ सिर्फ हवा चलती थी और यादें रोती थीं। और फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा महसूस किया कि अब इंतजार नहीं, फैसला ज़रूरी है। 92 साल की उम्र में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसके पूरे परिवार की नींद उड़ा दी और रिश्तों की असलियत सबके सामने ला दी। दोस्तों, आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देहरादून के पास स्थित शांति नगर गाँव में एक पुराना लेकिन मजबूत घर था, जहाँ 92 साल के देवराज सिंह अकेले रहते थे। कभी यह घर खुशियों से भरा रहता था, बच्चों की आवाज़ें हर दीवार को जीवित रखती थी, लेकिन अब यही घर एक गहरी खामोशी में डूब चुका था। देवराज सिंह की पत्नी मधुलिका देवी बहुत पहले गुजर चुकी थी और उनके 3 बच्चे थे, बेटी ईशानी, छोटा बेटा कुशार और बड़ा बेटा आदित्य। समय के साथ तीनों बच्चे शहर चले गए और अपनी अपनी जिंदगी में ऐसे खो गए कि गांव और पिता की याद धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। पहले फोन आते थे, फिर कम होने लगे और फिर एक दिन ऐसा आया जब फोन सिर्फ चार्जिंग पर पड़ा रहता, लेकिन उसमें कोई आवाज़ नहीं आती थी। देवराज सिंह हर सुबह उठकर दरवाजे तक जाते, बाहर झांकते और फिर धीमे कदमों से वापस लौट आते, जैसे किसी उम्मीद को रोज जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हों। गांव के लोग पूछते तो वो मुस्कुराकर कहते, आने ही वाले हैं, लेकिन उनकी आंखों में छुपा दर्द सच बता देता था। घर के अंदर 3 कमरे आज भी वैसे ही थे जैसे बच्चों के लिए छोड़े गए थे, लेकिन उन कमरों में अब सिर्फ धूल और सन्नाटा रहता था। देवराज सिंह खुद खाना बनाते, दवाइयाँ लेते और रात को पुराने फोटो एल्बम खोलकर बैठ जाते, जिनमें आदित्य, ईशानी और कुशार हंसते हुए नजर आते थे। वो उन तस्वीरों से बात करते, आदित्य, तुम तो हमेशा मेरे साथ सोते थे। ईशानी, तुम कितनी शरारती थी। कुशार, तुम मेरी उंगली पकड़कर नहीं छोड़ते थे। लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उनका दिल थकने लगा था, क्योंकि इंतजार सिर्फ समय नहीं लेता, इंसान की आत्मा को भी तोड़ देता है। एक दिन गांव का एक बच्चा दूध देने आया और उसने देखा कि देवराज सिंह आंगन में 3 खाली कुर्सियों के सामने बैठे हैं। उसने पूछा तो देवराज सिंह ने कहा, ये खाली नहीं है, ये मेरे बच्चे बैठते हैं, बस मैं ही उन्हें अब ठीक से देख नहीं पा रहा। उसी रात उन्होंने पुरानी अलमारी खोली, एक फाइल निकाली जिसमें जमीन के कागज और अधूरी वसीयत थी। सुबह देर तक वो उसे देखते रहे और धीरे से बोले, अगर मैं अब भी इंतजार करता रहा तो मैं भी सिर्फ एक भूला हुआ नाम बन जाऊंगा। और उसी पल उनके अंदर एक ऐसा फैसला जन्म ले चुका था जो आगे चलकर पूरे परिवार की नींव हिला देने वाला था। उस रात देवराज सिंह की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे सालों से दबा हुआ दर्द अब आवाज बनकर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। शांति नगर गांव पूरी तरह सो चुका था। बाहर हवा धीरे धीरे पेड़ों से टकराकर एक सिसकी जैसी आवाज निकाल रही थी और अंदर उस पुराने घर में सिर्फ एक बूढ़े इंसान की सांसों की गिनती चल रही थी। देवराज सिंह कभी करवट बदलते, कभी छत को देखते और कभी उठकर खिड़की के पास चले जाते। हर बार उनके मन में वही सवाल घूमता, क्या सच में मेरे अपने बच्चे अब मेरे पास वापस नहीं आएंगे? लेकिन इस सवाल का जवाब अब उनके पास नहीं था। सालों का इंतजार अब थकान में बदल चुका था और धीरे धीरे
एक फैसले का रूप ले रही थी। सुबह होने से पहले ही उन्होंने अपने बिस्तर के पास रखी पुरानी लकड़ी की मेज की दरार खोली। उसमें एक छोटी सी डायरी, कुछ पुराने कागज और एक बंद फाइल रखी थी। वही फाइल जिसमें उनके जीवन की मेहनत, जमीन जायदाद के कागज और अधूरी वसीयत छुपी हुई थी। उन्होंने धीरे धीरे उस फाइल को खोला, जैसे कोई पुरानी यादों को छू रहा हो। हर कागज उनके जीवन की कहानी सुनाता था, मेहनत की, संघर्ष की और उस परिवार की जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से खड़ा किया था। लेकिन आज उन कागजों का वजन कम नहीं था, बल्कि उनके दिल पर भारी था। उन्होंने अपने कांपते हाथों से एक खाली कागज निकाला और कलम उठाई। पहले तो हाथ थोड़ा कांप रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में वो कांपना शांत हो गया, जैसे अंदर का दर्द अब स्थिर हो चुका हो। उन्होंने धीरे धीरे अपने तीनों बच्चों के नाम लिखे, बेटी ईशानी, छोटा बेटा कुशार और बड़ा बेटा आदित्य। नाम लिखते समय उनकी आंखों में पुराने दिन घूम गए, जब यही बच्चे उनके कंधों पर चढ़कर खेलते थे, जब घर में उनकी आवाज़ों से सुबह शुरू होती थी और जब वही बच्चे उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे। लेकिन आज वही नाम एक ऐसी दूरी में बदल चुके थे जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। देवराज सिंह ने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, शायद मैंने उन्हें बहुत प्यार दिया था, या उन्होंने मुझे समय देना ही छोड़ दिया। उनकी आवाज़ में न गुस्सा था, न शिकायत, बस एक थकान थी जो सालों के अकेलेपन से पैदा हुई थी। उन्होंने फिर पास रखे पुराने फोटो एल्बम को खोला। उसमें एक तस्वीर थी जिसमें आदित्य उनके कंधे पर बैठा था, ईशानी उनके हाथ पकड़े खड़ी थी और कुशार उनकी गोद में मुस्कुरा रहा था। वो तस्वीर देखते ही उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान तुरंत ही दर्द में बदल गई। उन्होंने धीमे से कहा, तुम लोग इतने बड़े कब हो गए कि मुझे ही भूल गए। आज रात उन्होंने पहली बार अपने जीवन को एक अलग नज़र से देखा। उन्हें समझ आने लगा कि इंतजार करना हमेशा प्रेम नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ खुद को खो देना होता है। उन्होंने धीरे धीरे फाइल बंद की और खिड़की से बाहर देखा। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उनका घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसी पल उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, अब बहुत हो गया, अब मुझे भी जीना होगा, भले ही आखिरी समय ही क्यों ना हो। कुछ दिनों बाद उन्होंने गांव के पुराने वकील को बुलाने का फैसला किया। यह वही वकील था जो पहले भी उनके कुछ कानूनी काम देख चुका था। जब वकील घर पहुंचा तो उसने देखा कि देवराज सिंह पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे पर अब शिकायत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जो अक्सर तब आती थी जब इंसान अपने अंदर किसी बड़े निर्णय को स्वीकार कर लेता है। वकील ने पूछा, बाबूजी, सब ठीक तो है? देवराज सिंह ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, ठीक तो बहुत पहले कुछ भी नहीं रहा, अब मैं बस एक फैसला लिखवाना चाहता हूँ। वकील थोड़ा चौंका, लेकिन उसने कागज निकाल लिए। देवराज सिंह ने साफ आवाज में कहा, मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूँ। यह सुनकर कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहा, मेरी संपत्ति किसी नाम पर नहीं जाएगी, बल्कि उस पर हक उसी का होगा जो मेरे आखिरी समय में मेरे साथ खड़ा रहेगा, जो मुझे सिर्फ पिता नहीं, एक इंसान समझेगा। उनकी आवाज़ में कोई कठोरता नहीं थी, लेकिन उनके शब्द बहुत भारी थे। वसीयत लिखते समय उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, न कोई बदला लेने की भावना, बल्कि एक ऐसा दर्द था जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने वर्षों तक अपने ही लोगों का इंतजार किया हो। वकील भी कुछ देर तक चुप रहा, लेकिन उसने उनके आदेश के अनुसार सब लिख दिया। उस पल देवराज सिंह ने महसूस किया कि शायद पहली बार उन्होंने अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लिया है। कुछ दिनों बाद शहर में बैठे आदित्य को अचानक कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसने उसे बेचैन कर दिया। शायद ये सिर्फ खबर नहीं थी, बल्कि अंदर कहीं दबा हुआ अपराध बोध था जो अब जाग रहा था। उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। ईशानी भी बेचैन हो गई और कुशार भी अचानक पिता से मिलने की बात करने लगा। लेकिन यह वापसी सिर्फ प्यार की थी या किसी और वजह की, यह अभी साफ नहीं था। इधर देवराज सिंह अब पहले जैसे नहीं थे। अब वो हर आवाज को ध्यान से सुनते थे,
हर कदम को समझते थे। उन्हें अब इंतजार नहीं था, बल्कि एक शांत तैयारी थी। उन्होंने आखिरी बार अपने बच्चों की तस्वीर देखी और हल्के से मुस्कुराए। अब देखना समय किसका होता है। और उसी पल कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां से आगे का हर कदम रिश्तों की सच्चाई और इंसान के असली चेहरे को उजागर करने वाला था। देवराज सिंह के फैसले के कुछ दिनों बाद शांति नगर गांव की हवा में एक अलग ही बदलाव महसूस होने लगा था, जैसे किसी अनदेखे तूफान की आहट पहले से ही वातावरण में फैल चुकी हो। जिस घर में सालों से सिर्फ सन्नाटा रहता था, वहां अब कभी-कभी दूर शहर से आती गाड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। देवराज सिंह अब पहले जैसे अकेले नहीं रहते थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे उन्होंने अपने अंदर के दर्द को स्वीकार कर लिया हो और अब किसी भी भावनात्मक झटके के लिए तैयार हो। उन्होंने अपनी दिनचर्या नहीं बदली थी, लेकिन उनके देखने का तरीका बदल गया था। अब हर दरवाजे की आहट सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि एक परीक्षा लगती थी। इधर शहर में बैठे बड़े बेटे आदित्य के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे कुछ खबरों ने अंदर तक हिला दिया था। किसी ने उसे बताया था कि उसके पिता ने अपनी वसीयत बदल दी है और अब संपत्ति का फैसला अंतिम समय की उपस्थिति पर निर्भर करेगा। पहले तो आदित्य ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे यह बात उसके मन में घर करने लगी और कहीं न कहीं वर्षों से दबा हुआ अपराध बोध भी जागने लगा, क्योंकि उसे याद आने लगा कि आखिरी बार उसने अपने पिता से ठीक से बात कब की थी और वह बातचीत कितनी छोटी और औपचारिक थी। वहीं ईशानी भी अपने पति के पारिवारिक दबाव के बीच अचानक परेशान हो उठी। उसे भी लगने लगा कि कहीं उसने अपने पिता को बहुत लंबे समय से अकेला तो नहीं छोड़ दिया, और तुषार जो सबसे छोटा था, वह तो पहले ही भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर था। वह बार बार फोन करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बन जाता। अब तीनों बच्चों के मन में अलग अलग भावनाएं थी। किसी में डर था, किसी में लालच और किसी में पश्चाताप। लेकिन एक बात समान थी, और वह थी देवराज सिंह के पास लौटने की मजबूरी। दूसरी तरफ देवराज सिंह हर दिन अपने आंगन में बैठकर तीन खाली कुर्सियों को देखते रहते थे, जैसे वह खुद से और अपने अतीत से सवाल कर रहे हों। उन्होंने एक दिन धीरे से कहा भी था, अगर अब तुम लौट भी आए तो क्या तुम वही रहोगे जो पहले थे? लेकिन इस सवाल का जवाब हवा में खो गया था। गांव के लोग भी अब यह महसूस करने लगे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि लंबे समय बाद देवराज सिंह के घर पर हलचल शुरू हो गई थी और पुरानी हवेली जैसे खामोश जगह अब किसी कहानी की शुरुआत बन चुकी थी। उसी दौरान वकील भी दोबारा आया और उसने देवराज सिंह से वसीयत के बारे में पूछा, लेकिन देवराज सिंह ने सिर्फ इतना कहा, अब जो भी आएगा उसे सिर्फ मेरा प्यार नहीं, बल्कि मेरी शर्तों का भी सामना करना होगा। और उनकी इस बात में कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो वर्षों के अकेलेपन से पैदा हुई थी। अब समय धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ रहा था, जहां बच्चे अपने पिता की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह कदम रिश्तों को जोड़ने के लिए थे, या सिर्फ एक विरासत को पाने के लिए। एक सुबह जब सूरज हल्का सा बादलों के पीछे से निकल रहा था, शांति नगर गांव की सड़क पर पहली बार कोई सालों बाद एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी, और उस गाड़ी से उतरा बड़ा बेटा आदित्य, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास कम और बेचैनी ज्यादा थी, जैसे वह किसी भावनात्मक युद्ध से उतर रहा हो। उसके उतरते ही गांव के कुछ लोग दूर से देखने लगे, क्योंकि सालों बाद देवराज सिंह के घर पर कोई शहर से आया था। आदित्य धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ा जहां उसका बचपन दफन था। हर कदम के साथ उसे पुरानी यादें घेर रही थीं। वो आंगन, वो दरवाजा और वो आवाजें जो कभी उसके नाम से उसे बुलाती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। दरवाजे पर खड़े होकर उसे कुछ पल के लिए समझ नहीं आया कि अंदर जाए या नहीं, क्योंकि अंदर सिर्फ एक पिता नहीं था, बल्कि उसका अपना अतीत भी उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से देवराज सिंह की धीमी लेकिन स्थिर आवाज आई, आ गया आखिर।
और उस आवाज में न खुशी थी न गुस्सा, सिर्फ एक गहरी पहचान थी। आदित्य अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसका पिता पहले से ज्यादा बूढ़े और शांत लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही गहराई थी जो किसी भी इंसान को अंदर तक देख सकती थी। दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, जैसे शब्दों ने रास्ता छोड़ दिया हो। आदित्य कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। आखिरकार उसने धीमे से कहा, पापा। और बस इतना कहते ही उसकी आवाज टूट गई। देवराज सिंह ने उसे देखा और कहा, इतने साल बाद ये शब्द याद आए। इस सवाल में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक सच्चाई थी जो सीधे दिल पर लगती थी। आदित्य ने नजरें झुका ली और बोला, मैं गलत था, मुझे समझ नहीं आया समय कैसे निकल गया। लेकिन देवराज सिंह ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ सामने रखी 3 खाली कुर्सियों की तरफ इशारा किया और कहा, इन कुर्सियों ने भी बहुत इंतजार किया है, तुमसे ज्यादा। इसी दौरान बाहर दूसरी गाड़ी की आवाज आई और ईशानी भी पहुंच चुकी थी और उसके चेहरे पे भी वही उलझन और डर था। और कुछ देर बाद कुशाग भी आ गया, जिससे घर का माहौल अचानक बदल गया। तीनों बच्चे एक साथ अपने पिता के सामने खड़े थे, लेकिन यह कोई खुशी का मिलन नहीं था, बल्कि एक अनकहा हिसाब था जो अब खुलने वाला था। देवराज सिंह ने धीरे से कहा, आज तुम सब यहाँ इसलिए नहीं आए हो क्योंकि तुम मुझे याद करते हो, इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं क्या छोड़कर जाऊंगा। और इस एक लाइन ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ मुलाकात नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। और उस परीक्षा का फैसला अब उनके पिता के हाथ में नहीं, बल्कि उनके अपने कर्मों में छिपा था। तीनों बच्चों के लौट आने के बाद देवराज सिंह के घर का माहौल बदल चुका था, लेकिन यह बदलाव खुशी का नहीं था, बल्कि एक भारी खामोशी का था, जो हर पल यह एहसास दिला रही थी कि इतने सालों बाद जो मुलाकात हुई है वह प्यार से ज्यादा सवालों से भरी है। आदित्य, ईशानी और कुशार अब उसी आंगन में खड़े थे जहां उन्होंने अपना पहला बचपन खेलते हुए बिताया था, लेकिन अब वही जगह उन्हें अजनबी लग रही थी, क्योंकि यहाँ अब भावनाओं से ज्यादा हिसाब किताब महसूस हो रहा था। देवराज सिंह चुपचाप अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे बैठ गए और एक नजर तीनों पर डाली। उनकी आंखों में कोई जल्दी नहीं थी, कोई उत्साह नहीं था, बस एक गहरी समझ थी, जैसे वह हर चेहरे के पीछे छिपे इरादे को पढ़ रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, इतने साल बाद घर याद आया या घर की जमीन? यह सवाल इतना सीधा था कि तीनों में से किसी के पास तुरंत जवाब नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे के सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। ईशानी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज रुक गई। तार्क बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा और आदित्य ने नजरें नीचे कर ली। देवराज सिंह ने आगे कहा, मैंने जिंदगी भर इस घर को बनाया, लेकिन आज ये घर मुझे नहीं पहचानता, या शायद तुम लोग मुझे भूल चुके हो। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन शिकायत नहीं। उसी समय उनकी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी पर गई, जो सालों से बंद थी। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला और एक पुराना बॉक्स निकाला, जिसमें कुछ खत, तस्वीरें और एक डायरी थी। उन्होंने उस डायरी को खोलकर एक पन्ना पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा था, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शायद मैं उनके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी रह जाऊंगा। यह पढ़ते ही कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। आदित्य ने पहली बार सिर उठाकर पिता को देखा और कहा, हम गलत थे पापा, हमने आपको अकेला छोड़ दिया। लेकिन देवराज सिंह ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस डायरी बंद की और कहा, गलत और सही अब बाद की बातें हैं, असली सवाल यह है कि अब तुम क्या हो। उनकी इस बात से सबको चुप कर दिया। उस रात तीनों बच्चे अपने अपने कमरों में गए, लेकिन कोई भी सो नहीं पाया। हर किसी के मन में पुरानी यादें और नई सच्चाई टकरा रही थी। आदित्य को बचपन याद आ रहा था, जब वो अपने पिता के कंधों पर बैठकर पूरे गांव में घूमता था। ईशानी को वो दिन याद आ रहे थे जब पिता ने उसकी
हर छोटी इच्छा पूरी की थी और कुशार को वो रातें याद आ रही थी जब वह डरकर अपने पिता के पास सो जाता था। लेकिन अब सब बदल चुका था। देवराज सिंह अकेले आंगन में बैठे थे और 3 खाली कुर्सियों को देख रहे थे, जैसे वह अब भी किसी अंतिम जवाब का इंतजार कर रहे हों। और उसी खामोशी में एक नया सच धीरे धीरे जन्म ले रहा था कि घर लौटना आसान होता है, लेकिन टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना सबसे कठिन काम होता है। अगली सुबह गांव में हल्की धुंध छाई हुई थी और देवराज सिंह के घर के अंदर एक अलग ही तनाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई बड़ा फैसला बस सामने आने वाला हो। तीनों बच्चे जल्दी उठ गए थे, लेकिन किसी के चेहरे पर शांति नहीं थी। सबके अंदर एक बेचैनी थी जो शब्दों में नहीं बदल पा रही थी। देवराज सिंह सामान्य दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे अब वो हर चीज को साफ साफ देखना चाहते हों। धीरे से वकील को बुलवाया और जब वकील घर पहुंचा तो माहौल और भी भारी हो गया। वकील ने कागज और फाइलें मेज पर रखी और पूछा, बाबूजी, अब आगे क्या करना है? देवराज सिंह ने एक लंबी सांस ली और बोले, आज सब कुछ साफ होना चाहिए, अब कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यह सुनते ही तीनों बच्चों के चेहरे पर हल्की घबराहट आ गई। वकील ने वसीयत खोलनी शुरू की। जैसे ही पहला पन्ना खोला, कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। देवराज सिंह ने साफ आवाज में कहा, मेरी जिंदगी की कमाई किसी लालच का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। यह सिर्फ उस इंसान की होगी जो आखिरी समय में मेरे साथ खड़ा होगा। यह सुनते ही ईशानी की आंखें भर आई। कुशार बेचैन हो गया और आदित्य ने गहरी सांस ली। वकील ने आगे पढ़ा, मेरी संपत्ति का असली हकदार वही होगा जो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, जो मुझे सिर्फ पिता नहीं बल्कि इंसान समझेगा। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। आदित्य ने तुरंत कहा, पापा, हम आए हैं ना, हम अब यहीं हैं। लेकिन देवराज सिंह ने उसकी बात काट दी और बोले, आना आसान है, रहना मुश्किल। उनकी इस बात ने सबको अंदर तक हिला दिया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैंने ये सब तुम्हें सजा देने के लिए नहीं लिखा, बल्कि तुम्हें सच दिखाने के लिए लिखा है। वकील ने आखिरी हिस्सा पढ़ा। इसमें साफ लिखा था कि अंतिम फैसला किसी कागज पर नहीं, बल्कि समय और व्यवहार पर निर्भर करेगा। यह सुनकर तीनों बच्चे चुप हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि यह कोई साधारण वसीयत नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। उस दिन घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हर कोई अपने अंदर टूट रहा था। रात को देवराज सिंह अकेले आंगन में बैठे थे और उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, अब देखेंगे कौन सिर्फ खून से जुड़ा है और कौन दिल से। और उसी पल हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, जैसे आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला हो। देवराज सिंह के घर में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। बाहर से घर शांत दिखता था, लेकिन अंदर हर इंसान अपने ही विचारों से लड़ रहा था। वसीयत खुलने के बाद जो खामोशी फैली थी, वह अब और भी गहरी हो चुकी थी, क्योंकि अब रिश्ते सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि एक अनकहे इम्तिहान पर टिके थे। आदित्य, ईशानी और कुशार तीनों अलग अलग कमरों में थे, लेकिन उनका मन एक ही जगह अटका हुआ था, उनके पिता के फैसले पर। आदित्य को लग रहा था कि उसने बहुत देर कर दी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह भी था कि वह अब सब कुछ ठीक कर सकता है, बस कुछ दिन और रुक जाए तो। वही ईशानी के मन में अपराध बोध था, लेकिन उसके साथ ही सामाजिक दबाव और परिवार की जिम्मेदारियां भी उसे अंदर से खींच रही थी। कुशार सबसे ज्यादा अस्थिर था। कभी वह भावनात्मक हो जाता और कभी उसे डर सताने लगता कि कहीं सब कुछ उसके हाथ से निकल ना जाए। देवराज सिंह यह सब चुपचाप देख रहे थे। वे अब पहले जैसे बात नहीं करते थे, बल्कि हर चीज को दूरी से समझते थे। उन्होंने अपने आंगन में फिर से 3 कुर्सियां रख दी थी, लेकिन इस बार उन कुर्सियों का मतलब पहले जैसा इंतजार नहीं था, बल्कि एक परीक्षा था। वह अक्सर उन कुर्सियों को देखते और धीरे से कहते, अब देखना है कौन सिर्फ नाम का रिश्ता निभाता है और कौन सच का। गांव में भी अब बातें फैलने लगी थी।
देवराज सिंह ने अपनी वसीयत में ऐसा नियम रखा है जिसने उनके बच्चों की असली परीक्षा होगी। कुछ लोग इसे सही कह रहे थे, कुछ लोग इसे कठोर, लेकिन हर कोई इस कहानी को जानने के लिए उत्सुक था। इसी बीच आदित्य ने एक दिन हिम्मत जुटाकर अपने पिता से अकेले में बात करने का फैसला किया। वह आंगन में आया जहां देवराज सिंह बैठे थे और उसने धीरे से कहा, पापा, हम गलत थे, लेकिन अब हम बदलना चाहते हैं। देवराज सिंह ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। उन्होंने कहा, बदलना शब्द बोलना आसान होता है आदित्य, लेकिन उसे जीना मुश्किल। आदित्य कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, आपको लगता है हम सिर्फ आपके पैसों के लिए आए हैं? इस पर देवराज सिंह ने शांत आवाज में कहा, मुझे लगता नहीं, मुझे समय ने सिखाया है। यह सुनकर आदित्य के पास कुछ जवाब नहीं बचा। दूसरी तरफ ईशानी भी अंदर ही अंदर टूट रही थी। वह कई बार अपने पिता के पास जाना चाहती थी, लेकिन हर बार उसके मन में डर आ जाता था कि कहीं वे उसे भी वैसे ही न देखें जैसे पहले देख रहे थे। तुषार तो लगभग हर दिन किसी न किसी बहाने उनसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार शब्द अधूरे रह जाते। अब हर घर में एक अजीब सा संतुलन था। 3 बच्चे थे, एक पिता था और बीच में था एक अनकहा हिसाब जो धीरे धीरे खुल रहा था। देवराज सिंह अब रात में अक्सर अकेले बैठकर पुराने दिनों को याद करते थे, लेकिन अब उनकी यादों में दर्द कम और समझ ज्यादा थी। उन्होंने खुद से कहा, मैंने सबको दिया, लेकिन शायद खुद को खो दिया, और इसी सोच ने उन्हें और मजबूत बना दिया था। अब वह किसी के आने या जाने से टूटते नहीं थे, बल्कि हर कदम को एक संकेत की तरह देखते थे। जिस दिन बीतते गए और शांति नगर का वह घर अब एक भावनात्मक युद्ध का मैदान बन चुका था, जहां कोई आवाज ऊंची नहीं होती थी, लेकिन हर दिल में एक तूफान चलता था। देवराज सिंह की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन उनकी सोच पहले से कहीं ज्यादा साफ हो चुकी थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने फैसलों को और मजबूत करना शुरू कर दिया था। अब वह सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि समझ रहे थे कि कौन उनके पास दिल से आया है और कौन मजबूरी से। आदित्य ने अब घर में रहना शुरू कर दिया था। उसने अपने पिता की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना शुरू किया, लेकिन कई बार उसके इरादों पर सवाल भी उठते थे, क्योंकि उसके अंदर अभी भी कहीं न कहीं भविष्य की चिंता छुपी हुई थी। ईशानी अब रोज पिता के लिए खाना बनाती और उनके कमरे की सफाई करती, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक डर था कि कहीं देर ना हो जाए। तुषार सबसे ज्यादा भावुक था। वह कई बार अपने पिता के पास बैठकर बिना कुछ बोले रोने लगता, जैसे उसके अंदर के सारे पछतावे आंसुओं में बह रहे हों। एक दिन गांव में अचानक एक अफवाह फैल गई कि देवराज सिंह की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। यह सुनते ही तीनों बच्चे घबरा गए और तुरंत उनके पास आ गए। उस दिन घर का माहौल बहुत अलग था। देवराज सिंह बिस्तर पर लेटे थे और तीनों बच्चे उनके पास खड़े थे। कमरे में भारी सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। आदित्य ने डरते हुए कहा, पापा, हमें छोड़कर मत जाना। और यह सुनकर पहली बार देवराज सिंह की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमे से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, मैं बस देख रहा हूँ कि कौन मेरे बिना भी मुझे रख सकता है। यह बात सुनकर तीनों बच्चे चुप हो गए। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ बीमारी या डर नहीं है, यह एक और गहरी परीक्षा है जो उनके पिता आखिरी समय तक ले रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद देवराज सिंह फिर से ठीक होने लगे, लेकिन अब उनके फैसले और भी कठोर हो चुके थे। उन्होंने एक नई शर्त रखी, जो इस घर में मेरे आखिरी समय तक रहेगा, वही इस घर की असली पहचान संभालेगा। इस शर्त ने तीनों बच्चों के बीच भावनाओं और जिम्मेदारियों की एक नई लड़ाई शुरू कर दी। अब घर में हर दिन एक नया मोड़ ले रहा था। कोई पास आता, कभी कोई दूर जाता, लेकिन देवराज सिंह अब किसी पर निर्भर नहीं थे। वह बस देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे उस अंतिम सच का, जो तय करने वाला था कि रिश्तों की असली कीमत क्या होती है, प्यार या स्वार्थ।
देवराज सिंह के घर में अब समय धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगा था, जहाँ हर दिन एक नई परत खुल रही थी और परत के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छुपी हुई थी। तीनों बच्चे अब अपने पिता के पास रहने लगे थे, लेकिन यह साथ पहले जैसा सहज नहीं था। हर किसी के मन में एक अनकहा सवाल था, क्या हम यहाँ प्यार से हैं या किसी नतीजे के डर से? आदित्य ने खुद को जिम्मेदार साबित करने के लिए हर संभव कोशिश शुरू कर दी थी। वह सुबह जल्दी उठकर अपने पिता के काम करता, उनकी दवाइयों का ध्यान रखता और घर के छोटे-मोटे काम संभालने लगा था। लेकिन कई बार उसके व्यवहार में एक बेचैनी साफ दिखाई देती थी, जैसे वह हर चीज को एक हिसाब की तरह देख रहा हो। ईशानी शांत थी, लेकिन उसके अंदर एक गहरा भावनात्मक संघर्ष चल रहा था। वह अपने पिता के लिए खाना बनाती, उनके कमरे को साफ रखती, लेकिन हर बार जब देवराज सिंह उसे देखते तो उनकी नज़रें कुछ ऐसा कहती जिसे वह समझ नहीं पाती थी। तुषार सबसे ज़्यादा टूटता जा रहा था। वह अपने पिता के पास बैठकर घंटों चुप रहता और कभी-कभी अचानक रो पड़ता, जैसे उसके अंदर का सारा पछतावा बाहर निकल रहा हो। देवराज सिंह अब पहले से ज़्यादा शांत थे। उनकी आंखों में अब ना शिकायत थी, ना नाराज़गी, बल्कि एक अजीब सी समझ थी, जैसे उन्होंने इंसान को बहुत गहराई से पढ़ लिया हो। एक शाम उन्होंने तीनों बच्चों को आंगन में बुलाया, जहाँ वही 3 पुरानी कुर्सियाँ रखी थी। हल्की हवा चल रही थी और सूरज ढल रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, अब मुझे किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे अब सच्चाई चाहिए। उनकी आवाज़ में भारीपन नहीं था, लेकिन हर शब्द दिल को चीर रहा था। आदित्य ने तुरंत कहा, हम यहाँ हैं पापा, यही सच्चाई है। लेकिन देवराज सिंह ने उसकी बात काट दी और बोले, यह मौजूदगी है, सच्चाई नहीं। यह सुनकर तीनों बच्चे चुप हो गए। उन्होंने आगे कहा, मैंने जिंदगी भर तुम्हें दिया, लेकिन अब मुझे समझना है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। इस सवाल ने माहौल को और भारी कर दिया। उस रात तीनों बच्चों को नींद नहीं आई। आदित्य को लग रहा था कि वह जितना कर रहा है शायद उतना काफी नहीं है। ईशानी खुद से सवाल कर रही थी कि क्या वह सिर्फ जिम्मेदारी निभा रही है या सच में अपने पिता के साथ है। तुषार तो पूरी तरह भावनात्मक टूटन में था। उसे हर पल लगता था कि उसने बहुत देर कर दी है। गांव में भी अब यह बात फैल चुकी थी कि देवराज सिंह की कहानी किसी साधारण परिवार की नहीं, बल्कि एक ऐसी परीक्षा है जहां दिल और लालच के बीच फर्क तय हो रहा है। लोग अब इंतजार कर रहे थे कि आखिर इस कहानी का अंत क्या होगा। एक सुबह शांति नगर गांव में हल्की बारिश हो रही थी। आसमान में बादल गहरे थे और देवराज सिंह के घर के अंदर एक अलग ही माहौल था, जैसे कोई बड़ा क्षण बस आने ही वाला हो। देवराज सिंह अब बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक अभी भी वैसी ही थी, गहरी, समझदार और सब कुछ देखने वाली। उन्होंने तीनों बच्चों को अपने कमरे में बुलाया। यह वही कमरा था जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन फैसले लिए थे। कमरे में सिर्फ एक पुरानी मेज, कुछ कागज और वही वकील मौजूद था। तीनों बच्चे सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। वकील ने फाइल खोली और कहा, अब अंतिम वसीयत पढ़ी जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। देवराज सिंह ने धीरे से कहा, आज सिर्फ कागज नहीं खुलेगा, आज का सच खुलेगा। वसीयत में लिखा था, मेरी संपत्ति का असली हकदार वह नहीं होगा जो मेरा बेटा या बेटी है, बल्कि वह होगा जिसने मुझे मेरे अंतिम दिनों में अकेला नहीं छोड़ा, जिसने मुझे बोझ नहीं समझा बल्कि इंसान समझा। यह सुनते ही आदित्य की आंखें भर आईं। ईशानी ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और तुषार पूरी तरह टूट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। देवराज सिंह ने अचानक कहा, लेकिन आज मैं एक और सच बताना चाहता हूँ। सभी चौंक गए। उन्होंने आगे कहा, तुम लोग सोचते हो कि मैं अकेला था, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही समझना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने एक पुराना पत्र निकाला जिसमें लिखा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के
आखिरी वर्षों में यह फैसला इसलिए लिया ताकि उनके बच्चे सिर्फ संपत्ति के लिए नहीं बल्कि रिश्तों की अहमियत के लिए वापस आए। यह सुनकर कमरे में एक अलग ही सन्नाटा छा गया। देवराज सिंह ने आखिरी बार तीनों को देखा और बोले, मैंने तुम्हें खोया नहीं, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की। और फिर उन्होंने धीरे से आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वकील ने बताया कि देवराज सिंह ने अपनी आधी संपत्ति गांव की वृद्ध आश्रम और गरीब बच्चों के लिए दान कर दी है और बाकी हिस्सा एक ट्रस्ट के नाम कर दिया है, जिसे वही संभालेगा जो सच में सेवा भाव दिखाएगा, ना कि लालच। तीनों बच्चे वहीं खड़े रह गए। ना कोई जीत थी, ना कोई हार, बस एक एहसास था कि उन्होंने बहुत देर कर दी। आदित्य ने धीमे से कहा, हमने उन्हें खो दिया। ईशानी रोते हुए बोली, नहीं, हमने खुद को खो दिया। तुषार बस चुप था। देवराज सिंह अब वही नहीं थे, लेकिन उनकी कहानी उस घर में हमेशा के लिए रह गई थी। ऐसी कहानी जो सिखाती है कि माता पिता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होते, वो जड़ें होते हैं जिनसे पूरा जीवन खड़ा होता है। और उस दिन के बाद शांति नगर का वह घर हमेशा के लिए शांत हो गया, लेकिन अंदर एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या हम अपने अपने रिश्तों को समझ रहते पहचान पाते हैं? कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, ये हमें अपने रिश्तों की असली कीमत समझाने के लिए होती हैं। अगर इस कहानी में देवराज सिंह की जगह आप होते, तो क्या आप भी अपने माता पिता को आखिरी समय तक अकेला छोड़ देते या सब कुछ छोड़कर उनके साथ रहना चुनते? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सपना की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ज़िंदगी बदलने के लिए होती हैं। मैं हूँ सपना और ये थी मेरी आज की कहानी। धन्यवाद।